बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे सब देखने वालों को मेरे चैनल की पर खुशामदीद। आज हमारा नावल है जिसका नाम है इश्क के बेपनाह और इसकी कंप्लीट एपिसोड आपको मिल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इश्क के बेपनाह की ज़बरदस्त स्टोरी को। आज कॉलेज में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का पहला दिन था और रिदा अपनी दोस्त मरीम के साथ कॉलेज कैंटीन में बैठी इसे बता रही थी एक लड़की सब लड़कियों से हंसी मजाक में मसरूफ हैं, जैसे देखकर लगता ही नहीं कि आज इसका पहला दिन था है। किसी बात की झिझक नहीं, कोई डर नहीं, इससे मिलकर किसी को ऐसा महसूस ही नहीं होता कि इसका पहली बार मिल रहे हैं। हर किसी को अपना समझने वाली लड़की शहजादी। मुझे दिल करता है कि हमारी दिल भी दोस्त बन जाए। मरियम रिदा की बात सुनते ही पागल सी हो गई। जब वह पैदा हुई को इसका नाम शहजादी रखा गया। देखने में तो वो शहजादी ही थी, लेकिन इस घर में पैदा होने वाली पहली बची थी, इसलिए सब इससे बहुत प्यार करते थे। इनमें सबकी इसमें सबकी जान बसती थी। बचपन से ही सब लोग इससे बहुत प्यार करते थे। बचपन से ही शहजादी किसी को जरा सी तकलीफ में देखकर तड़प जाती थी। मरीम कॉलेज की प्रिंसिपल की बेटी थी, इंतहाई मगरूर, खुद पसंद, हमेशा दूसरों को नीचे दिखाने वाली। मरीम जो खुद से ज्यादा किसी की तारीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। खूबसूरत तो थी ही, साथ प्रिंसिपल की बेटी होने की वजह से कोई इसके आगे बोलता न था। टीचर्स की इज्जत तो करती ना थी और ना किसी टीचर में हिम्मत होती कि मरीम को कुछ कहे। वो प्रिंसिपल की इकलौती और लाडली बेटी थी। इसकी माँ बचपन में ही फौत हो गई, इसलिए बाबा की ज्यादा लाडली। मरीम की बदतमीजियों को देखते हुए भी मरीम की तरफदारी की जाती ताकि कभी भी मरीम को माँ की कमी महसूस ही न हो और ना ही कभी मरीम को महसूस की। मरियम शहजादी को देखने इसी क्लास में गई तो इसके गुस्से की इंतहा ना रही जब इसने देखा कि असद शहजादी को देखे जा रहा है और इसको मरीम के आने से कोई फर्क न पड़ा। असद और मरीम दोस्त थे और मरीम असद से प्यार करती थी, लेकिन असद इसे दोस्ती समझता था। असद बहुत खूबसूरत और मीर घर का था। मरीम और असद सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे, लेकिन शहजादी के आगे इनकी खूबसूरत कुछ भी न थी। मरीम शहजादी से हसद करने लगी। हर वक्त शहजादी के बारे में बुरा भला कहती, लेकिन शहजादी को बिल्कुल भी असर न होता। वो ना तो जवाब देती बल्कि हमेशा मुस्कुराती रहती। पहले जैसे कॉलेज में मरीम हर चीज़ में आगे होती, अब शहजादी थी। वो सब टीचर्स और स्टूडेंट की जान बन गई थी, क्योंकि वो सब टीचर्स का बहुत एहतराम करती थी। मरीम को ये बात बिल्कुल भी पसंद ना थी और इसके नीचे दिखाने के लिए कोई ना कोई चाल चलती रहती, मगर हर बार नाकाम रहती, क्योंकि सब जानते थे कि शहजादी किसी का बुरा सोच ही नहीं सकती। मरीम ने कई बार असद के सामने बोला कि अगर इसके बस में हो तो वो शहजादी को जान से मार दे। मैं शहजादी से इश्क करने लगा हूँ। मैंने कई बार इससे इजहार करने की कोशिश की, मगर वो हमेशा इग्नोर करती। मगर आज इजहार करके ही रहूंगा, ये सोचते ही असद ने हिम्मत करके इसका रास्ता रोक लिया और कहा आज मुझसे बात किए बगैर नहीं जा सकती। वो बहुत डर गई, क्योंकि इसने आज से पहले किसी लड़की की तरफ मुड़कर देखा भी नहीं था और वो नहीं चाहती थी कि कोई इसके किरदार पर उंगली उठाए। वो गुस्से से बोली, असद आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हें चाहता हूँ। ये सुनकर इसने हिम्मत की और पूछा, क्या वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो? मुझे मोहब्बत नहीं, इश्क करता हूँ, इश्क, बेपनाह इश्क। शहजादी ने कहा, असद अगर तुम वाकई ही इश्क करते हो तो मेरी एक बात मानो। असद तो इस मौके के इंतजार में था, फौरन बोला, हुक्म करो। इसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था, क्योंकि आज इसने इससे कुछ मांगा था और असद जो जान देने के लिए भी तैयार था। इसकी बात सुनते ही असद के पांव तले से जमीन निकल गई। असद गुस्से में कुछ कहकर वहां से चला गया और फिर कभी इसके सामने न आया, बल्कि मरीम के साथ खुश रहने लगा। आज मरीम कॉलेज नहीं आई थी और रिदा को इस बात करने का मौका मिल गया जिससे इससे पिछले 3 माह से इंतजार था। रिदा ने शहजादी से पूछा, आपकी कोई दोस्त नहीं? इसने जवाब दिया, मैं लड़कियों को अपना दोस्त समझती हूँ, लेकिन कभी किसी को खास दोस्त नहीं बनाया। फारग वक्त में या तो किताब पढ़ती हूँ या डायरी लिखती हूँ। डायरी मेरी दोस्त है जिससे मैं हर बात शेयर करती हूँ। मैं जब भी परेशान होती हूँ डायरी लिखने के बाद रिलैक्स हो जाती हूँ। वो बातें कर रही थी कि बेल की आवाज़ आई। शहजादी उठी और रिदा बोली, मेरी क्लास का टाइम है, फिर मुलाकात होती है। इसके जाने बाद रिदा बस ये सोच कर रही थी कि काश वो इसकी दोस्त बन जाती, क्योंकि वो इससे पहले दिन से ही बहुत पसंद थी। कॉलेज की तरह घर में भी सबका ख्याल रखती, अपने मोहल्ले में वो सबके लिए खास थी और सबके लिए। आज कभी किसी ने इसे उदास नहीं किया था। सबके दुख दर्द में शरीक होने वाली शहजादी बचपन से ही ऐसी थी। रिदा, तुम्हें कैसे पता कि वो डायरी लिखती है? मरीम ने पूछा। वो खुद बता रही थी और मैंने कई बार लिखते देखा है रिदा को। मुझे डायरी चाहिए, मरीम कुछ सोचते हुए बोली। रिदा ने इसको समझाया कि ऐसा करना गलत है, मगर मरीम ने जो सोच लिया वो कहकर रहती है। रिदा उठो उठो जल्दी, ये कहते ही मरीम ने रिदा का हाथ पकड़ कर बाहर ले गई। मरीम, हम कहाँ जा रहे हैं? रिदा ने पूछा। तुम चुप करके मेरे साथ चलो, ये कहते हुए शहजादी की क्लास में लगी।
फर्स्ट ईयर का लाइब्रेरी पर पीरियड था, सब लाइब्रेरी में थे और उसका बैग क्लास में पड़ा था। मरीम ने डायरी निकाली और अपनी क्लास में चली गई। कॉलेज से घर पहुंचते मरीम ने काम वाली बुआ से कहा, बुआ मैं कमरे में जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करना। बेटा खाना तो खा लो। बुआ मुझे भूख नहीं। बोला ना, मुझे डिस्टर्ब ना करना। ये कहते हुए इसने दरवाजा बंद कर लिया और बैग से डायरी निकाली जिसका बेचैनी से इंतजार था। पढ़ने लगी। एक के बाद एक पेज पढ़ती जा रही, साथ ही परेशानी बढ़ती जा रही थी। शहजादी की डायरी में यह वाकई पढ़ती हुई मरीम की आंखों में आंसू, जिसमें लिखा था कि आज खिड़की के आगे बैठी मरीम रिदा से बोल रही थी कि अगर इस बार वो हार गई तो कॉलेज छोड़ देगी। मैं पीछे खिड़की में खड़ी ये सुन रही थी और एकदम वहां से चली गई। मैंने सोचा ऐसी जीत का कोई फायदा नहीं जिससे किसी का दिल दुखे। मरीम को ये दिन याद आया जब मुकाबले के दिन पहले मरीम के बाद सब ने तकरीर की। शहजादी की बारी आई, वो तकरीर करने लगी। बेसब्री से सब इसकी तकरीर का इंतजार था। हर बात की तरह इस बार भी वही जोश व जज्बा आवाज में जैसे कोई जादू। लेकिन ये क्या, तकरीर करते कर शहजादी रोकी, ना जाने क्या सोचकर माइक छोड़कर वापस आ गई। रिदा सारी बात जान गई क्योंकि इसने शहजादी को इस दिन खिड़की से वापस जाते देख लिया था। रिदा ने मरीम को सारी बात बताई लेकिन मरीम ने यकीन न किया। लेकिन आज वो जानती थी कि शहजादी वैसे तकरीर छोड़ने वाली ना थी। सिर्फ इसकी वजह से मरीम ने फर्स्ट पोजीशन ली थी। मरीम जो इससे नफरत करती थी आज इसके लिए मोहब्बत महसूस कर रही थी। शाम को खाना खाते ही मरीम फौरन कमरे में आई और दोबारा डायरी पढ़ने लगी। लेकिन ये क्या, मरीम पढ़ते पढ़ते रुक गई। मरीम का चेहरा जर्द पड़ रहा था, इसकी सांसें रुक रही थी। इसने एक लंबा सांस लिया और साइड टेबल पर रखा गिलास में मुश्किल उठाकर पिया और दोबारा पढ़ना शुरू किया। लिखा था, आज असद ने मुझे प्रपोज किया। दुख इस बात के है कि मरीम इससे इतना प्यार करती मगर वो इसके प्यार को समझता नहीं। मरीम ने वो सारा वाक्य पढ़ा जिसमें लिखा था कि इसने असद को बोला कि अगर तुम वाकई मुझसे प्यार करते हो तो तुम मरीम को कभी न छोड़ना। तुम्हारा प्यार इतना सच्चा है तो कभी मेरे करीब मत आना और मरीम को कभी इस बात का एहसास न हो कि मैंने तुमसे कुछ कहा है। तुम्हारे प्यार की कसम। असद ने कहा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मरते दम तक करता रहूंगा, ये मेरा वादा है। और तुम्हारी बात को प्यार का इम्तहान समझ लूँ मगर याद रखना, जब भी मेरी ज़रूरत पड़े बस याद कर लेना, सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास आ जाऊँगा। हमारी माँ समझ रही थी वो इसके असद कैसे छीनना चाहती है मगर आज पता चला कि इसको असद से मिलवाने वाली वही है। डायरी पढ़ने के बाद जान की कि शहजादी को अगर मोहब्बत है तो सिर्फ खुदा से, ना कभी नमाज कज़ा की ना तहज्जुद। इसे मोहब्बत थी खुदा से, शायद इसलिए खुदा के हर बंदे को मोहब्बत थी। इसे खुदा से मोहब्बत थी, बेपनाह मोहब्बत। शहजादी हैरान खड़ी मरीम को देख रही थी। जब मरीम ने आगे बढ़ते हुए शहजादी से कहा कि मुझसे दोस्ती करोगी, मरीम की आंख में वो सारा वक्त घूमने लगा। जब मरीम इससे बदतमीजी करती फिर इसकी बेइज्जती करता थी, प्रिंसिपल से हमेशा इसको बुरा भला कहती। लेकिन शहजादी के होंठों से कभी मुस्कुराहट कभी ना जाती। शहजादी ने हाथ थामते हुए मरीम को गले से लगाया जैसे इसको कभी कोई बात बुरी लगी ही ना हो। लेकिन एकदम मरीम ख्याल से बाहर आई और सोचने लगी सबब पहला काम यही करेगी। मरीम ने टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे लेकिन मरीम को नींद नहीं आ रही थी। मरीम को शहजादी का ख्याल सोने से नहीं दे रहा था। शहजादी इससे मिलने के लिए बेताब थी। मरीम आज जल्दी तैयार होगी, इसी इंतजार में कि बस शहजादी को बचाती थी, बस जल्दी से इसको सीने से लगाए और इससे माफ़ी मांग ले कि वो इसकी दोस्त बनना चाहती है। कॉलेज से जाते जाते रास्ते में मरीम को इसका ख्याल आता रहा। मैंने कभी मरीम का बुरा नहीं चाहा लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे नाराज रहती। मुझे लगता है मेरी वजह से इसका दिल दुखा है और मैं नहीं चाहती कि कभी किसी इंसान का मेरी वजह से दिल दुखे। ऐ अल्लाह मुझे माफ़ फरमा। इसकी बातें मरीम के दिमाग में घूम रही थी। मरीम जैसे ही कॉलेज पहुंची रिदा गेट के पास खड़ी इसका इंतजार कर रही थी। रिदा मुझे सबसे पहले शहजादी से मिलना है, ये कहते हुए इसकी क्लास की तरफ चलेगी। इसकी क्लास कॉलेज के तीसरे फ्लोर पर थी। मरीम इसका क्लास में पहुंची तो वह अकेली खिड़की में बैठी कुछ सोच रही थी। मरीम को आता देख शहजादी आओ मरियम कहते हुए उठी मगर ना जाने क्या हुआ वो वजन बरकरार ना सकी। हुआ क्या, मरीम ने इसे पीछे से नीचे गिरते हुए देखा। मरीम के पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मरीम खुद को संभाल नहीं पा रही थी। मरीम खिड़की के पास मुझे देखा वो नीचे पड़ी है, उसके सर से खून निकल रहा है। असद कॉलेज की सीढ़ियों से जैसे ही ऊपर आया सामने ग्राउंड में इसे ऊपर से कोई चीज़ नजर आई। वो एक लम्हे बाद इसके सामने एक लड़की आके नीचे लगी लेकिन असद के होश उड़ गए जब इसने देखा कि इसके सामने शहजादी पड़ी है। एमिली उसको कॉल करो, कोई प्लीज़ इसको बचाओ, प्लीज़ तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। शहजादी का सर जो खून से भरा था अपनी गोद में रखते हुए चिल्ला रहा था। असद मेरी बात सुनो, असद मेरे पास वक्त नहीं, प्लीज़ असद मरीम से शादी कर लेना, उसे कहना कभी मेरी वजह से दिल दुखा हो तो माफ़ कर देना। असद ने इसकी बात सुनते ही रोते हुए आसमान की तरफ देखा। उसको एक झटका लगा जब इसने शहजादी की क्लास की खिड़की में खड़ी मरीम को देखा। शहजादी उठो प्लीज़, शहजादी प्लीज़, असद चिल्ला रहा था। सब लोग जमा हो चुके थे।
एम्बुलेंस आ चुकी थी, लेकिन शहजादी इस दुनिया से जा चुकी थी। असद के हाथों में इसने दम तोड़ दिया। अपने हाथों से मिट्टी के नीचे अपने इश्क को दफन करके आने वाला असद अंधेरे कमरे में लेटा था। मेरे बस में हो तो मैं शहजादी की जान ले लूं। मरीम की आवाज़ इस कानों में गूंजी। साथ मरीम का चेहरा गुमरा था, जो इसने आखिरी बार शहजादी की क्लास की खिड़की में देखा था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मारा है इसको, तुम कातिल हो मरियम की, तुम इस कातिल हो मरियम। मुझे क्यों कॉल की है मरियम? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरा तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं। तुम इस मासूम की कातिल हो मरियम, तुम कातिल हो। क्या मिला इस मासूम की जान लेके? तुमने असद की खातिर मारा इसे, तो तुम्हें कौन सा असद मिल गया? मरियम असद से सदमे बर्दाश्त नहीं हुआ और डिप्रेशन में चला गया। इसकी मामा ने इसे इसके पापा के पास मुल्क से बाहर भेज दिया और वो तुम्हें कातिल समझते हैं और तुम कातिल हो मरियम। तुम गई थी इस दिन इसके पास, इधर उधर रोते हुए चिल्ला रही थी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता असद से मुझे इश्क है तो सिर्फ शहजादी से। मैं जीऊँगी तो शहजादी के लिए। मरियम ने कहा, मैं अब तुम्हारी ड्रामेबाजियों पर यकीन करने वाली नहीं। ये कहकर रेता ने कॉल बंद कर दी। मरियम कॉलेज से शहजादी का बैग उठा लाई थी और किताबों से शहजादी की खुशबू महसूस कर रही थी जब इसकी नज़र एक पेश, ए खुदा, मुझे लगता है आपसे मिलने का वक्त आ गया। मेरा दिल ऐसे सुकून में है, मुझे लगता है आपका दीदार नसीब होने वाला है। मुझे इसी दिन का इंतज़ार था। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा दिल मुतमईन है। बस दिल में एक बात है कि मरियम मुझे माफ़ कर दे। मैंने कभी इसका बुरा नहीं सोचा, लेकिन जाने जाने में इसका बहुत दिल दुखाया। आज मेरी डायरी मिल नहीं रही। अगर डायरी होती तो मैं इसमें लिखती ज़िंदगी के आखिरी अल्फाज। मुझे माफ़ कर दे शहजादी, मुझे माफ़ कर दो। वो ये कहते ही हुए शहजादी के आखिरी अल्फाज इसकी डायरी में लिखते हुए रो रही थी। दरवाजे की आवाज़ सुनकर शहजादी की मम्मा ने पूछा, कौन? आंटी, में मरियम, शहजादी की दोस्त। आवाज़ सुनते ही इसने दरवाज़ा खोला और मरियम को गले से लगाया। शहजादी इनकी इकलौती बेटी थी। इसके जाने के बाद इनका घर जैसे कब्रिस्तान बन गया। सिर्फ घर में ही नहीं, पूरे मोहल्ले में सब चुप रहते थे। शायद सब हंसना फूलना भूल गए थे। मरियम, वो अक्सर आपका जिक्र करती थी। कभी किसी लड़की का जिक्र नहीं सुना था, लेकिन आपका नाम बहुत लिया करती थी। वो आपकी बहुत तारीफ किया करती थी। इसकी मम्मा रोते ही मरियम को बता रही थी, आंटी, मेरी मम्मा बचपन में फौत होगी जब मैं कुछ माँ की थी, लेकिन आपसे मिलकर मुझे एहसास हुआ कि माँ की मोहब्बत क्या होती है। क्या मुझे अपनी बेटी बनाएंगी? मैं आपकी शहजादी बनकर रहना चाहती हूँ। क्यों नहीं बेटा, अभी मेरी बेटी हो। मरियम इस दिन इनके घर आती, इसी तरह इसके घर वालों सब मोहल्ले वालों को ख्याल रखती। मरियम ने अपना नाम भी मरियम शहजादी रख लिया था और शहजादी की तरह सिंपल रहने लगी। इसके कपड़े पहनती, हर चीज़ इसी की तरह रखती। मरियम को इससे इश्क हो गया। वो घंटा घंटा इसकी कब्र में बैठ के इससे बातें करती। इसका बस एक ख्वाब था, शहजादी बनना। बाबा मेडिकल करना चाहती है। मरियम की बात सुनकर इसके बाबा बहुत हैरान हुए, जिन्होंने कई बार मरियम को बोला था कि बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो, लेकिन मरियम हमेशा कहती थी, मुझे डॉक्टर नहीं बनना, नफरत है मुझे इस शोबे से। बेटा, तुम्हारी बात तो ठीक है, मगर तुमने अचानक ही फैसला क्यों किया? बाबा, शहजादी की ख्वाहिश थी वो डॉक्टर बन के लोगों की मदद करना चाहती थी। अपनी फ्री क्लिनिक खोलना चाहती थी जो सिर्फ गरीबों के लिए हो। इसकी ख्वाहिश मैं पूरी करूंगी बाबा। बेटा, मुझे खुशी हुई ये सुन के कि मैं कॉलेज में जब भी इसको देखता था तो ख्वाहिश होती थी कि मेरी बेटी भी ऐसी हो। अच्छा बेटा, मुझे कुछ दिन के लिए मुल्क से बाहर जाना है। मैं चाहता हूँ कि आप चाचू के घर चली जाओ। बाबा, अगर इजाज़त दें तो मैं शहजादी के घर रहना चाहती हूँ। मुझे इस घर में अपनापन महसूस होती है। ठीक है बेटा, मैं भी काफ़ी बार इसके घर जा चुका हूँ। इनसे मिलकर मुझे भी अपना ईद का एहसास होते हैं। वैसे भी इसके वालिद मेरे अच्छे दोस्त हैं। ये सुनकर मरियम बहुत खुश हुई और शाम को शहजादी के घर चली गई। बहन, मेरी बेटी का ख्याल रखना, मरियम ने बाबा ने कहा। क्यों नहीं भाई, ये मेरी बेटी है। शहजादी के मामा बाबा का दिल बहल जाता मरियम के आंसू और मरियम में बहुत होती इनके साथ। असद बेटा, मुझे खुशी हुई कि तुम ठीक हो गए हो, मगर मैं हैरान हूँ कि आप मेडिकल क्यों करना चाहते हो, जबकि आप हमेशा से कहते कि आप अपने बाबा के बिजनेस को कामयाब बनाएंगे। असद की माँ ने पूछा, मामा, आप मेरी वजह से पाकिस्तान छोड़ आई और बाबा मुझसे प्यार करते। मामा, मैं इससे ज़्यादा प्यार शहजादी से करता था और आज भी करता हूँ। मामा, मैं इसके लिए दुनिया छोड़ सकता हूँ, लेकिन ऐसा करने से शायद इसकी रूह सुकून ना मिले। मामा, मैंने एक बार इसे कहते सुना था, को डॉक्टर बनना चाहती है। डॉक्टर बन के मुफ्त में लोगों का इलाज करवाना चाहती है। मामा, मैं डॉक्टर बन के पाकिस्तान जाऊँगा और इसका ख्वाब पूरा करूँगा। असद, जो आज भी इससे इश्क करता था, इसकी एक तस्वीर जो इसकी कॉलेज कार्ड पर थी, जो असद ने आखिरी टाइम इसके गले से निकाला था, आज भी इसके पास थी। इस पर इसका खून, इसकी खुशबू आज भी असद के साथ थी। मरियम के बाबा की पोस्टिंग दूसरे शहर होगी। मरियम अपनी अब शहजादी के घर रह रही थी और इसके बाबा भी छुट्टी वाले दिन इधर ही आ जाते। सब एक दूसरे को अपना समझने लगे। मरियम, जो अब दिन रात बस पढ़ाई करती, शहजादी का ख्वाब पूरा करने के लिए अब मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट थी। साथ ही शहजादी के नक्शे कदम पर चल रही थी, उस्तादों का एहतराम करने वाली, सबका ख्याल रखने वाली, मुश्किल में सबके साथ देने वाली।
مریم شہزادی اب سب کی پسندیدہ لڑکی بن چکی تھی۔ ساتھ ہی مریم نے اب 5 وقت کی نماز ادا کرتی، کبھی تہجد بھی قضا نہ کرتی۔ دوسری طرف اسد شہزادی کا خواب پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہا تھا۔ وقت گزرتے گیا۔ آج ڈاکٹر اسد پاکستان آنے کے بعد سب سے پہلے شہزادی کے قبر پہ گئے۔ وہاں پہنچتے ہی انہوں نے کسی لڑکی کو قبر پہ بیٹھے بہت روتے دیکھا۔ پاس کھڑی گاڑی جو شاید اسی لڑکی کی تھی، اس کے ڈرائیور سے پتہ چلا کہ یہ ڈاکٹر مریم شہزادی ہے اور روز اسی قبر پر آتی ہے۔ یہ سن کر اسد بہت حیران ہوا۔ قبر پر پاس جا کر دعا کرنے لگا۔ دعا کرنے کے بعد اسے آواز آئی کہ آپ کوئی میری شہزادی کی قبر پر کیا کر رہے ہیں جو پاس کھڑی لڑکی کی تھی؟ میں ڈاکٹر اسد اور ڈاکٹر شہزادی میری تھی، ہمیشہ میری رہے گی۔ سننے کے بعد مریم کچھ کیے بغیر گھر چلی گئی۔ اس کا خیال تھا کہ اسد کی وجہ سے وہ کبھی شہزادی کے قریب نہ ہو سکی، جبکہ اسد آج بھی اس کو اس کا قاتل سمجھتا تھا۔ آنٹی، میں شہزادی کی کلاس فیل ہوں، ہمیں اس کی خواہش پر ایک اسپتال بنانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اور انکل اس کا افتتاح کریں۔ اسد شہزادی کی ماما سے بات کر ہی رہا تھا کہ سامنے مریم آ گئی۔ آنٹی، یہ کون ہے؟ اسد کے پوچھنے پر اس نے سارا واقعہ اسد کو بتایا کہ ہماری بیٹی شہزادی ہے، خدا نے ہماری بیٹی ہمیں لوٹا دی۔ شہزادی بیٹا ادھر آ کے بیٹھو، یہ کہتے ہوئے اس نے اسد سے کہا۔ لیکن بیٹا، باپ کی بات سن کر خوشی ہوئی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اور مریم شہزادی مل کر کھولا، مجھے خوشی ہوگی، میری بیٹی کے روح کو سکون ملے گا۔ یہ سنتے ہی تینوں رونے لگے۔ اسد ان کی بات ٹال نہیں سکتا تھا، نہ ہی مریم، دونوں اس بات پر راضی ہو گئے۔ شہزادہ شہر میں ایک بڑا سا اسپتال بن گیا۔ اسد اور مریم دن رات کام کرنے لگے، لوگوں کا مفت علاج کرواتے، ہر سہولت دیتے۔ شام مریم گھر آئی تو کھانے کی میز پر انکل اور آنٹی اس کے بابا تینوں بیٹھے تھے۔ بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ اب آپ کی شادی کر لینی چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم تینوں جیتے جی تمہاری شادی کر لیں۔ لیکن آنٹی، لیکن کچھ نہیں بیٹا، ہم نے تمہارے لیے لڑکا دیکھا ہے، اگر تمہیں پسند ہو تو مریم کے بابا سے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا، مجھے اسد بہت پسند ہے، اس کے بابا نے آج کال کی تھی کہ تمہارے رشتے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ اسد کا نام سنتے مریم اٹھ کے کمرے میں چلے گی، لائٹ آف کر کے سوچے میں گم ہوگی۔ ایسا مجھے جب اس کی ضرورت تھی میرا نہ تھا، لیکن آج میں نے اس کی خواہش بھی نہیں کی۔ میرا خواب شہزادی ہے، بس شہزادی اس لیے جینا، اس کے جیسے بننا۔ مجھے بھی تو عشق ہے اپنے خدا سے، وہ مجھے اپنے پاس نہیں بلائیں گے کیا؟ میں اس مقام تک آج بھی نہیں پہنچی جس وہ شہزادی تھی۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اسد بیٹا، ہم چاہتے ہیں کہ اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے، مریم بہت اچھی لڑکی ہیں۔ مریم کا نام سنتے ہوئے کھانا چھوڑ کر کمرے سے چلا گیا۔ مریم، میں اب تم سے نفرت نہیں کرتا، تم نے میری شہزادی اور اس کے گھر والوں کے لیے بہت کیا، تم اچھی ہو، بہت اچھی، لیکن میں تم سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ میری محبت تو شہزادی ہے، بس یہی سوچتے سوچتے اسد کی آنکھ لگ گئی۔ نہیں شہزادی نہیں، تم مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتی، نہیں پلیز ایک بار بات تو سنو۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ رات کے 2 بجے اسد کی آنکھ کھلی، وہ دوڑ کے اٹھا اور شہزادی کو دیکھنے لگا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، شاید وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ شہزادی نے اس کے خواب میں آ کر کہا کہ تم نے میرا وعدہ پورا نہیں کیا، اگر پیار کرتے تو میری آخری خواہش ضرور پوری کرتے، مگر مریم کو نہ بتایا کہ میرے کہنے پر ایسا کرے، اسے لگا کہ تم اس سے محبت کرتے۔ میں تمہارے لیے جان بھی دے سکتا ہوں، ہر بات مانوں گا، مگر مجھ سے ناراض نہ ہو پلیز شہزادی، یہ کہتے ہوئے واپس سو گیا۔ مریم، تم نے سوچا بھی کیسے کہ تم خدا کے قریب نہیں ہو؟ مریم، تم خدا کے بہت قریب ہو، شاید مجھ سے بھی زیادہ، اس لیے خدا نے اپنی مخلوق کی خدمت کا موقع دیا۔ تم بس اب ہمیشہ ایسے ہی رہنا، دوسروں کا خیال رکھنے والی۔ تم نے بہت محنت کی، بہت قربانی دی، اپنی ہر خواہش رد کر کے خدا کی راہ کا انتخاب کیا۔ اب وقت آ گیا ہے صلہ پانے کا، لیکن اصل صلہ تو تمہیں جنت میں ملے گا، اگر چاہتی ہو میں خوش ہوں تو اصل سے شادی کر لو۔ یہ کہتے ہوئے شہزادی ایک خوبصورت گھوڑے پہ بیٹھ کر اڑ گئی۔ شہزادی کچھ دیر باتیں کر کے جاتی، شہزادی میرے پاس رک جاؤ یا مجھے بھی اپنے پاس لے جاؤ۔ یہ کہتے اچانک مریم کی آنکھ کھل گئی، وہ پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ اس نے اٹھ کر وضو کیا، تہجد پڑھنے لگی۔ آج وہ خوش تھی، بہت زیادہ، آج اس کا دل سکون میں تھا۔ آج وہ جان گئی تھی کہ شہزادی اس سے ناراض نہیں۔ کیا اسد مجھ سے شادی کرے گا؟ کیا میں شہزادی سے وعدہ پورا کر سکوں گی؟ مریم سوچ رہی تھی کہ اسد نے سلام دیا۔ وعلیکم السلام، اسد کی آواز پر اس نے چونک کر جواب دیا۔ سامنے اسد کھڑا تھا، جو اس کے سامنے بیٹھ کر سامنے کرتے ہوئے بولا، رنگ سامنے کرتے ہوئے، کیا مجھ سے شادی کرو گی؟ پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر اگلے ہی لمحے اس نے اسد کی بات مان لی۔ اسد سے سوچ میں گم کہ یہ انگوٹھی اس نے شہزادی کے لیے بنوائی تھی جب اس نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ شادی کے دوسرے ہی دن اسد اور مریم اپنے کالج پہنچے، جہاں ان کی زندگی میں شہزادی آئی تھی۔ کالج پہنچتے ہی انہوں نے دیکھا کالج کی پرنسپل سب اسٹوڈنٹس کو لیکچر دے رہی ہے، جس میں وہ بار بار شہزادی کا ذکر کر رہی ہے۔ وہ دونوں بہت حیران ہوئی کہ ان کے علاوہ کون ہے جو شہزادی کیسے جانتے ہیں۔ پتہ کرنے میں معلوم ہوا یہ کالج کی پرنسپل ردا ہے۔ میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کالج میں رہوں گی، ہر لڑکی کو شہزادی جیسا بناؤں گی۔ آفس میں بیٹھے چائے کے دوران اس ردا نے ان دونوں کو بتایا۔
اسد بھی ردا سب کچھ بتا چکا تھا، جس کے بعد مریم کو پہلے کی طرح دوست سمجھ رہی تھی۔ آیتی نے بہت خوش تھی، لیکن کمی تھی تو صرف شہزادی کی۔ شادی کے بعد خوش خوش زندگی گزارنے لگے، روز شہزادی کی قبر پر جاتے، اس کا ہر خواب پورا کرنا ان کا خواب تھا، اور شہزادی کو ہمیشہ اپنے ساتھ محسوس کرتے۔ اسد آج بھی شہزادی سے محبت کرتا تھا، مگر اس نے کبھی مریم کے سامنے ذکر نہ کیا، مگر مریم جانتی تھی۔ اسد اب ہر دن مریم کو خواب میں دیکھنے لگا۔ جس دن وہ مریم کو خوش رکھتا، اس دن شہزادی خوش ہوتی، اور جس دن وہ مریم سے لڑتا، شہزادی اس سے ناراض ہوتی، اور ساری بات سمجھ کر وہ شہزادی کی خوشی کے لیے اب مریم کو پہلے سے بھی زیادہ خوش رکھتا تھا۔ اور یہاں پر ہمارا یہ ناول ختم ہوا۔